नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है पहाड़ प्रभात का। विस्तार से करेंगे तमाम खबरों की बात, लेकिन उससे पहले आज क्या कुछ होगा खास, आइए एक नजर डालते हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 2 दिन और दिल्ली में क्वारंटीन रहेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू, इस खबर पर रहेगी पूरी नजर। विधायक चंद्र कुमार बने हिमाचल विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ, इस पर भी रहेंगी निगाहें। हिमाचल में चल रहे सीमेंट को विवाद को सुलझाने का प्रयास लगातार जारी है। मामले पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इससे आपको कराएंगे रूबरू। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। राज्यपाल आर्लेकर ने दिलाई पद की शपथ, समारोह में शामिल नहीं हो पाए सीएम सुक्खू कोरोना होने के बाद। कांग्रेस विधायक चंद्र कुमार बने हैं प्रोटेम स्पीकर, बड़ी खबर। हिमाचल विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं कांग्रेस विधायक चंद्र कुमार। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोविड पॉजिटिव होने की वजह से इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए हैं। दिल्ली में ही क्वारंटीन है सीएम सुक्खू। और इन तस्वीरों को देखिए, राज्यपाल आर्लेकर की ओर से शपथ दिलाई गई। कांग्रेस विधायक चंद्र कुमार बने हैं प्रोटेम स्पीकर। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और सीएम सुक्खू को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी थी, जिसके बाद वो शिमला वापस लौटते। वहीं सीएम के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते धर्मशाला में होने वाली आभा रैली को भी स्थगित कर दिया गया और शीतकालीन सत्र को भी टाल दिया गया है। सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए इस बात की जानकारी दे रहे थे। अपने टीम से पूरी बातचीत करके कि जो प्रोग्राम्स है अगले 3-4 दिनों के जो तय हुए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण था कि सेशन होने वाला था धर्मशाला में 22, 23, 24 को, फिलहाल वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। सर नहीं, अभी देखिए, अभी तो तीन दिन तक तो एटलीस्ट कंप्लीट रेस्ट रहेगा और उसके बाद देखते हैं डॉक्टर से बातचीत करके कि पोजीशन क्या रहती है, कैसी स्थिति रहती है, उसके बाद ही कुछ अगली तैयारियां या अगली बात की जा सकती है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से जो प्रोग्राम तय थे, ये सेशन और हमारा जो और मीटिंग्स थी, वो फिलहाल सारी जो है पोस्टपोन कर दी गई है। और आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम कार्यक्रमों के बारे में जिन्हें एहतियातन स्थगित कर दिया गया है। धर्मशाला में आभार रैली प्रस्तावित थी, जिसे स्थगित किया गया है। फिलहाल धर्मशाला में नहीं होगी आभार रैली। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा है और विधानसभा का शीतकालीन सत्र आपको बता दें टल गया है, स्थगित हो चुके हैं तमाम कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करनी थी सीएम सुक्खू को, लेकिन कोविड पॉजिटिव होने की वजह से क्वारंटीन है दिल्ली में। तो वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया प्रधान सलाहकार नरेश चौहान से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने खास बातचीत की और इस दौरान सीएम सुक्खू को कोरोना होने के बाद प्रदेश में होने वाला शीतकालीन सत्र फिलहाल टल गया है। आइए सुनाते हैं नरेश चौहान ने क्या कुछ कहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के तमाम उनके कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल क्या जानकारी है, इस बाबत बात करने के लिए मीडिया के प्रधान सलाहकार जो है नरेश चौहान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। नरेश जी, किस तरह से देख रहे हैं अब आगे जो है वो क्या होना है? क्या लग रहा है आपको कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कुछ मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं, आपकी काम करना मुश्किल हो गया थोड़ा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे और आज उनका कार्यक्रम था देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का, लेकिन इन बिटवीन जो है रिपोर्ट आई जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। अब निश्चित तौर पे वो अगले 3-4 दिन तक कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से जो है क्वारंटीन रहेंगे और दिल्ली में है।
जो हमारे कार्यक्रम थे 21 को और 22, 23, 24 को जो सेशन था धर्मशाला में होना था, वो ये कार्यक्रम जो है 3-4 दिन के सारे जो है स्थगित कर दिए गए हैं। और इनकी अगली डेट्स क्या होगी ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि मुख्यमंत्री जी का अगला टेस्ट कब होगा और नेगेटिव आएंगे। और उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी साहब ये भी देखेंगे कि माननीय गवर्नर साहब कब अवेलेबल होंगे। ये रीशेड्यूलिंग ऑफ डेट्स जो है विधानसभा के सेशन की दोबारा की जाएगी। तो ठीक है, कुछ चीज़ें आगे गई हैं जो शेड्यूल में होनी थी, उसमें दिक्कत आई है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो किसी के हाथ में नहीं थी। तो सरकार इस काम को देख रही है कि अगला सेशन जल्दी से जल्दी कब होगा। अच्छा, सीमेंट का बड़ा मुद्दा जो है वो गहराया हुआ है, जो विवाद चल रहा है ट्रक ऑपरेटर्स सोसाइटीज़ और जो कंपनी है उनके साथ, किस तरह से हम देख रहे हैं? अब अगर ये बैठकें नहीं हो रही हैं तो क्या सरकार के स्तर पर जो है वो कुछ बात करने की मुख्यमंत्री ने बात की है, या किस तरह से ये चीज़ें होंगी? विधानसभा तो आप बता रहे, उससे पहले प्रोटेम स्पीकर की ओथ होनी है, वो किस तरह से होगा? देखिए, जहाँ तक सवाल आपने किया कि प्रोटेम स्पीकर का जो आज का कार्यक्रम था वो तो जो शेड्यूल है उसी तरह से होगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, आज ही ये हो जाएगी। उसके अलावा जो सीमेंट फैक्ट्रीज और हमारे जो ट्रक ऑपरेटर यूनियंस है, ट्रांसपोर्टर्स है, उनके बीच जो डेड लॉक है उसको ख़त्म करने के लिए सरकार का पूरा प्रयास है। हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और चीफ सेक्रेटरी साहब खुद इस बात को देख रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि डेड लॉक टूटे। इसमें सीधे तौर पे मामला जो है सीमेंट फैक्ट्रीज वालों के बीच और ट्रांसपोर्टरों के बीच है, लेकिन सरकार का जो रोल है, जैसे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी एक समस्या हो सकती थी, उसके लिए हमने बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स बटालियंस वहाँ डिप्लॉय की है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच और फैक्ट्रीज के जो कर्मचारी हैं उनके बीच कोई दंगा ना हो, या जो रोड्स वहाँ से जा रहे हैं, हाईवेज गुजर रहे हैं, उनके ऊपर कभी ट्रैफिक रोकने का ना हो। हज़ारों प्रदर्शन जो है ट्रक ऑपरेटर्स कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक रहे, उसको लेके सरकार बिल्कुल सतर्क अलर्ट है। और जो बात डेडलॉक तोड़ने की, उसमें भी मीटिंग्स हो रही हैं। पहले दौर में नहीं मिली सफलता, दूसरे दौर में भी नहीं मिली, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी दोनों पक्षों को कि ये बातचीत से ही मसला जो है सुलझेगा। अच्छा, सीएम साहब जब अब आएंगे 3-4 दिन तक जो है वो क्वारंटीन वहाँ पर रहेंगे, उसके बाद आएंगे, अभी उपचार जो है उनका वहीं पे चल रहा है? नहीं, ये क्वारंटीन का जो टाइम है वो दिल्ली में ही रहेंगे। उसके बाद 3 दिन के बाद हम दोबारा ये डॉक्टर्स की राय लेंगे या टेस्ट करवाएंगे भी क्या स्थिति बनती है। उसके बाद ही उनके ऐसी कोई हेल्थ को लेके अगर ऐसी बात की, चिंता का कोई विषय नहीं। मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव ज़रूर हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। तो ये एक प्रोटोकॉल भी है और अगला टेस्ट होने तक इंतज़ार तो करना पड़ेगा। फिलहाल अगर वो मतलब हिमाचल नहीं आएंगे, पहले कोरोना टेस्ट जो है उनका जब आएगा नेगेटिव होगा, प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, ये अभी इसके बारे में वहाँ क्या प्रोटोकॉल है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, वो हो सकता है उनका समय 10-15 दिन हो, तो वो दोबारा हम ट्राई करेंगे कि उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, उसको आगे किया जा सकता है। लेकिन ये सारी परिस्थितियाँ अगले 3-4 दिनों में क्लियर होगी कि हमारे जो इम्पोर्टेंट काम थे, जैसे सेशन था और भी कुछ काम थे, ये फिलहाल जो है टाल देंगे। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नरेश चौहान, साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जिस तरह से कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तमाम कार्यक्रम जो है फिलहाल उन्हें स्थगित कर दिया गया है। आने वाले समय में फिर से कार्यक्रम बनेगा तो मुख्यमंत्री खुद मीडिया के बीच में आएंगे और फिर अपनी बात कहेंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो वहीं हिमाचल कांग्रेस के पूर्व प्रभारी और नवनिर्वाचित विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने धार्मिक सांप्रदायिकता को लेकर पीएम मोदी को गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वो इन मुद्दों को छोड़कर देश में लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसकी तरफ ध्यान दें, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसकी तरफ ध्यान दें, देश की आर्थिक जो बदहाली है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसकी तरफ ध्यान दें। उसके बजाय जो है इस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके ये लोगों का ध्यान हटाना चाह रहे हैं। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा से लौटने के बाद नाहन से नवनिर्वाचित विधायक अजय सोलंकी ने सर्किट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं मौके पर कई समस्याओं का निपटारा भी किया गया और बाकी समस्याओं को लेकर अजय सोलंकी ने संबंधित विभाग को आदेश भी जारी कर दिए हैं। मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक ने बताया कि वो अभी भारत जोड़ो यात्रा से लौटे हैं और 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार बन रही है।
तो वहीं हिमाचल के सेब बागवानों की सबसे बड़ी चिंता यानी सेबों की ग्रेडिंग आसान होने वाली है, क्योंकि उद्यान विभाग की ओर से ग्रेडिंग मशीन इजाद कर दी गई है। लिहाजा सेब की फसल के कलर और साइज को लेकर बागवानों को मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए ग्रेडिंग मशीन पर हमारी खास रिपोर्ट। तस्वीरों में जो मशीन आपको दिखाई दे रही है, ये है सेब ग्रेडिंग मशीन। एक ऐसी मशीन जिसकी मदद से सेब बागवानों को अपनी फसल के कलर और साइज को लेकर मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। बागवानी का ये काम मशीन के जरिए बेहद आसान हो जाता है और मशीन ही एक बराबर सेब की ग्रेडिंग कर देती है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में उद्यान विभाग की ओर से इस ग्रेडिंग मशीन की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बागवानों को मशीन की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराया गया। बता दें कि इस मशीन का निर्माण मार्श हैरियर कंपनी ने किया है और गुजरात की इस कंपनी ने बहुत ही कम लागत में कलर सेंसर वाली मशीन तैयार की है, जो कि सेब के कलर और साइज के हिसाब से उनकी ग्रेडिंग कर सकती है। नितिन गुप्ता से खुद सुनिए आखिर ये मशीन काम कैसे करती है। हम कलर और साइज बेस्ड ग्रेडिंग मशीन्स बनाते हैं, इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड मशीन्स बनाते हैं। इमेज प्रोसेसिंग का मतलब है कि हम फोटोज लेते हैं फ्रूट की चारों तरफ से और उसकी फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं कि उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है, उसके हिसाब से हम ग्रेडिंग करते हैं। इस मशीन के जरिए 600 पेटी एक दिन में ही पैक की जा सकती है और कंपनी भी बागवान को 50% तक ही सब्सिडी लेने में मदद करती है। कंपनी के अधिकारी नितिन गुप्ता ने बताया कि इस मशीन के आने से बागवानों को जमीन पर सेबों का ढेर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर 600 बॉक्सेस तक एक ही दिन में पैक किए जा सकते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये कलर की छटाई भी खुद करके देती है और साइज़ भी खुद बना के देती है, ग्रेड भी। और जो इसके होता है वो सारा कुछ कंप्यूटर से, सेंसर से होता है, तो उससे फ्रूट का कोई नुकसान नहीं होता, कोई टचिंग नहीं होती है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है क्योंकि कलर की भी ग्रेडिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, तो आपका जो बॉक्स, जो ग्रोवर्स का जो बॉक्स बनता है वो सारा एक ही जैसा बनेगा, तो उसका उनको वैल्यू भी ज़्यादा मिलती है और फ्रूट डैमेज भी कम से कम होता है। ये मशीन सेब का डायरेक्ट पैक करने से जहां सीधे संपर्क से बचाती है, वहीं दूसरी तरफ लेबर की जरूरत भी कम हो जाती है, जिससे न सिर्फ सेब बागवानों का काम में आसानी होगी बल्कि उन्हें मुनाफा कमाने में भी मदद मिल सकेगी। जनता टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पांवटा साहिब का सिविल अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मरीज से 60,000 रुपए लेकर इलाज करवाने का मामला सामने आया है, जिसमें मरीज के मेडिकल बिल भी सामने आ गए हैं। पांवटा साहिब का सिविल अस्पताल अक्सर विवादों में रहता है, जिसकी शिकायत मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भी पहुंच चुकी है और अस्पताल में बढ़ती कमीशन खोरी मरीजों और उनके परिजनों के लिए सिरदर्द बन रही है। लेके उनकी फीस है वो लेगी। कौन लेगा फीस? डॉक्टर के साथ जो आए थे? हाँ, डॉक्टर ने बोला जी। अच्छा, कितनी फीस दी उनको? 60,000 दी। जो डॉक्टर के साथ आए थे? हाँ जी, 60,000 पूरे दिए। कोई बात नहीं। तो वहीं कुल्लू के बंजार क्षेत्र की 3 पंचायतों के लोग ढालपुर मुख्यालय पहुंचे और पंचायत के लोगों ने स्कूलों में खाली पड़े पदों की मांग जिला प्रशासन के आगे रखी। लोगों का कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करते हुए प्रशासन को जल्द से जल्द स्कूल में शिक्षकों की तैनाती करनी चाहिए। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजकुमार का कहना है कि 3 पंचायतों के स्कूलों में कई सालों से शिक्षकों की कमी है। मेरा गांव दुर्गम पंचायत गाड़ापाली में पड़ता है और हमारे पास 3 साल से एक टीचर है। टीचर को कभी मीटिंग में जाना है, कभी डाक ले जानी है और हमारे बच्चे जो है ऐसे ही हो रहे, उनकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है। हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे लिए एक टीचर है। डेपुटेशन पर तो कोई आ नहीं रहा है। सोचते हैं कि 14 किलोमीटर पैदल जाना है, कौन जाएगा, कैसे जाएगा, एक दिन जाने में, एक आने में। इसलिए हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे लिए एक टीचर और चाहिए, उसका प्रावधान करें। हमारे स्कूल में 7 मास्टर नहीं है, जिससे हमारे जो स्कूल है शहर है, कोई 8 से 10 किलोमीटर बच्चे पैदल वहाँ पे पैदल आते हैं। शहर देवरीदार गाड़ापार पंचायत है और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मैं सरकार जो विभाग से मैं अर्ज करता हूँ कि वहाँ पे जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहर है, जैसे आई पैच विभाग है,
पानी का भी 24 घंटे वहाँ पे स्कूल में होना चाहिए। बिजली है, बिजली का ग्राउंड में पोल लगना चाहिए। पोल कोई 200 मीटर दूर है, जैसे PWD है, जैसे न्यू शेंशु रोड है। स्कूल जहाँ जहाँ स्कूल है वहाँ पे क्या बोलते हैं स्कैन बैरियर जो कि लगने चाहिए। बच्चों को गाड़ी से कभी भी खतरा हो सकता है। तो वहीं हिमाचल में चुनाव परिणामों के बाद मंडी में माहौल ठंडा पड़ गया है। नवनिर्वाचित विधायक जिले में किसी भी तरह का जश्न नहीं मना रहे हैं। मंडी से जीते कांग्रेस विधायक को मंत्री पद मिलेगा या नहीं, इस पर संशय की स्थिति है। और वहीं मंडी के लोगों ने सरकार को जो जनादेश दिया था, सरकार उसके विपरीत बनी है। वहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सरकार उन्हें नजरअंदाज नहीं करेगी। वहीं बीजेपी के जिला प्रभारी प्रशांत शर्मा का कहना है कि सरकार ने बदले की भावना से काम करना भी शुरू कर दिया है। ठीक है बात कि मंडी ज़िला में बहुतायत सीटें जीतने के बावजूद जो है भाजपा सरकार में नहीं आ सकी है, तो मंडी से मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन ये कहना कि इससे मंडी में सूनापन हो जाएगा विकासात्मक गतिविधियों का या राजनीतिक गतिविधियों का, ये गलत है। मंडी हमेशा से 1948 से ही, जब हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 48 को बना, उसके बाद से ही अगर आप राजनीतिक इतिहास और विकासात्मक गतिविधियों का इतिहास देखेंगे तो मंडी हमेशा से राजनीति का हृदय रहा है हिमाचल की। 2022 में लोकतंत्र के इस महापर्व चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मात्र 1% से कम मतों से पिछड़ी है। तो हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के ऊपर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के एक सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी नई सरकार आई है, हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नए नवेले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि जिस प्रकार से पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के विकास को जिस प्रकार से अनेक योजनाएं प्रदेश के लिए लागू की थी, सुक्खू जी भी उन्हीं योजनाओं को आगे लेके जाएंगे। ये ठीक है कि मंडी से लोगों ने जो मत है वो बीजेपी को दिया, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि मंडी ठंडी हो गई। मंडी जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेरे साथ ये वादा किया है कि मैं मंडी को स्वयं देखूंगा और मंडी का जो MLA और विधायक मैं स्वयं रहूंगा पूरे जिला मंडी का। उसमें जो विकास की गति होगी उसको पूरी विकास की गति दी जाएगी। और जयराम क्षेत्र अपने आप जीते हैं, परंतु मंडी का जो हाल है वो इस लिहाज से नहीं है कि मंडी के जो है जयराम की समर्थन में गया है सारा, परंतु यहाँ मंडी में कुछ गलतियों के कारण जो है वो इनको भी नुकसान हुआ है। तो वहीं दशकों से लंबित गिरिपाट जनजातीय क्षेत्र मामले पर अब जल्द राष्ट्रपति की अंतिम मोहर भी लग जाएगी। जनजातीय मामले को लेकर विधेयक संसद के दोनों ही सदनों से पास हो चुका है और अब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने ही बाकी हैं, जिसके बाद यह विधेयक लागू हो जाएगा। मामले को सिर चढ़ता देख केंद्रीय हाटी समिति केंद्र और पूर्व की जयराम सरकार का भी आभार जताया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और रुख करते हैं 12 जिले 12 खबरों का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से शीतकालीन सत्र स्थगित, साथ ही तपोवन में आयोजित होने वाली कई महत्वपूर्ण बैठकें भी की गई स्थगित। वहीं धर्मशाला में होने वाली आभार रैली पर भी कुछ समय के लिए लगाई गई रोक। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव गुलेरिया ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, मुख्यमंत्री सुक्खू सीमेंट फैक्ट्रियों के विवाद को जल्द से जल्द सुलझाएं और बेरोजगार ट्रांसपोर्टर्स के हक में फैसला सुनाने की बात कही। वहीं संजीव गुलेरिया ने उद्योग कंपनियों की
तानाशाही को भी खत्म करने की अपील की। सीमेंट फैक्ट्रियों का हमारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस विवाद को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए और हमारे प्रदेश की जो ट्रांसपोर्टर और आम जनता बेरोजगार हुई है उनके हक में जल्दी से जल्दी कोई फैसला लिया जाना चाहिए और ये उद्योग कंपनियां इनकी तानाशाही को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। या तो इनकी माइनिंग लीज कैंसिल की जाए या इनके साथ मीटिंग करके इनको दिशा निर्देश दे के जो भी हमारे ट्रांसपोर्टरों का कुछ जो मानना है जो उचित होगा। आज डीजल की कीमतें देखिए कहाँ गई हैं। जो भी मिल बैठ के निर्णय होगा वो जल्दी से जल्दी इनके साथ मिल बैठ के कर लिया जाए। मंडी में कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से चुनावों में हार हुई है तो हम ये आशा करते हैं और मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा भी है कि मंडी में खुद देखूंगा। तो हमारा ये मानना है कि मंडी जिला मंडी के लोगों को हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे हिमाचल प्रदेश में समान और समग्र विकास करेंगे, ये हमारा मानना है। अर्की से दूसरी बार विधायक बनने के बाद संजय अवस्थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 5 वर्षों से बिना किसी भेदभाव के अर्की का विकास करवाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध मतदाताओं का जिन्होंने लगातार दूसरी बार मुझ पर विश्वास प्रकट किया है, विश्वास बनाया है, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो उनकी उम्मीदें हैं, उनकी जो आशाएं मुझसे हैं उस पर मैं खरा उतरूं। और ख़ास तौर पे जो हमने चुनाव प्रचार के दौरान इस चुनाव में 10 गारंटी योजनाएं जो घोषणा पत्र हमने लोगों के सम्मुख रखा था, उन 10 गारंटी योजनाओं को धरातल पर उतारना, उसको अमली जामा पहनाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और अर्की विधानसभा क्षेत्र के जो पिछले 10-5 वर्ष में जो अनदेखी हुई है और जो कार्य लंबित पड़े हैं उनको पूरा करवाना। तो वहीं किन्नौर के उरनी समीप पहाड़ियों में भूस्खलन का मामला सामने आया है। भूस्खलन के कारण आसपास के क्षेत्रों में हलचल मच गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही को भी रोका गया। प्रशासन द्वारा लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। दून विधायक रामकुमार चौधरी एक्शन मोड में नजर आए। विधायक ने नालागढ़ के एसडीएम कार्यालय में सभी विभागों के अधिकारियों संग बैठक की, जिसमें अधूरे कामों का उद्घाटन करवाने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। रामकुमार ने कचरा प्लांट जेबीआर के एमडी को भी सख्त निर्देश दिए और गंदगी के ढेर नजर आने पर टेंडर रद्द करने तक की चेतावनी दे दी। विषय घर में माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और वो किसको मंत्री बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं। और केंद्रीय हमारा जो नेतृत्व है उसमें लिस्ट अभी डिस्कस होनी है। अभी हम 4-5 दिन से दिल्ली थे सीएम साहब के साथ, तो मेरे ख्याल 27-28 तारीख तक जो है, क्योंकि मंत्रियों की संख्या बड़ी कम है, 12 मंत्री बनेंगे, तो उसमें सीएम साहब डिसीजन लेंगे, जो भी बेटर समझेंगे होगा, अगर जिम्मेवारी देंगे निभाएंगे उसको। तो वहीं हमीरपुर में बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने बैठक आयोजित की, जिसमें जिले भर के सभी बेरोजगार कला अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मौके पर बैठक में नई कार्यकारिणी का भी गठन किया। इस दौरान बेरोजगार कला अध्यापक संघ की जिला अध्यक्षा अंजना कुमारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में 3500 से ज्यादा कला अध्यापकों के पद खाली हैं। इस बीच बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने नई सरकार से भी काफी उम्मीद लगाई है। मीटिंग हमने रखी है आज और इसमें हमारा नई जिला कार्यकारिणी का संगठन हुआ है। उसका भी मैं सभी जो बने हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और नई सरकार जो बनी है इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? नई सरकार, सबसे पहले तो मैं श्री सुखविंदर सुक्खू जी को धन्यवाद करती हूँ। नई सरकार आने का जो उनकी गठन हुई है सरकार, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और उनसे उम्मीद है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पोस्टें ड्राइंग टीचर की ज़्यादा से ज़्यादा भरें, जल्दी से जल्दी उनकी प्रक्रिया जो शुरू करें। और जो हमारी 100% जो बोला है 100 बच्चों की कंडीशन है उसको रद्द किया जाए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए जनता टीवी।